हेलो दोस्तों, वेलकम टू फोकस आई की स्टडी। आई एम योर होस्ट प्रवीण तिवारी और आज हम डिस्कस करेंगे ह्यूमन रिसोर्स में रिक्रूटमेंट की। तो आइए शुरू करते हैं रिक्रूटमेंट की बात। अब रिक्रूटमेंट की बात करने से पहले हम एम्प्लॉय लाइफ साइकिल के बारे में जानेंगे। एम्प्लॉय लाइफ साइकिल के बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। नॉर्मली एम्प्लॉय लाइफ साइकिल क्यों ज़रूरी है हमारे लिए। तो किसी भी कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन में जब अब एक एम्प्लॉय एंटर करता है या ज्वाइन करता है, तब से लेके उसके रिज़ाइन तक का सफ़र एम्प्लॉय लाइफ साइकिल में हमें पता चलता है। ठीक है, एम्प्लॉय लाइफ साइकिल में क्या होता है एम्प्लॉय लाइफ साइकिल टैलेंट एक्वायर से स्टार्ट होकर ऑनबोर्डिंग, मेंटेन, ऑडिट, देन एग्जिट पॉलिसीज़ पर आकर ख़त्म होती है। जिसमें टैलेंट एक्वायर क्या करता है हमारा, टैलेंट एक्वायर में हम टैलेंट को एक्वायर करते हैं। ठीक है, सर्च करते हैं और कोई सूटेबल कैंडिडेट हमारी कंपनी के लिए सेलेक्ट करते हैं। मतलब जो कि अच्छे से अच्छा बंदा कैंडिडेट कंपनी को हमें चाहिए वो हम उसको सेलेक्ट करते हैं, उसी को हम टैलेंट एक्वायर कहेंगे। ठीक है, टैलेंट एक्वायर और क्या होता है, और टैलेंट एक्वेशन भी उसको बोलते हैं, टैलेंट एक्वायर को। तो और बहुत से बंदे क्या करते हैं, टैलेंट एक्वेशन की पोस्ट पर कार्यरत रहते हैं, यही काम करते हैं। तो जो रिक्रूटमेंट का ये एक हिस्सा है। और एक तरीके से हम कह सकते हैं कि टैलेंट एक्वेशन इज़ लाइक बाय रिक्रूटमेंट। ओके, देन एचआर पार्ट में टैलेंट एक्विजिशन की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका भी होती है, क्योंकि रिक्रूटमेंट नहीं होगा कंपनी का तो हम बंदों से काम कैसे करवाएंगे। बंदे ही नहीं होंगे तो हमारे पास काम किस कंपनी में कैसे करेगा कोई। ठीक है, टैलेंट एक्वायर में होता क्या है, अब टैलेंट एक्वायर में पहले पोजीशन रिक्वेस्ट करते हैं, पोजीशन के लिए रिक्वेस्ट करते हैं, देन शॉर्ट लिस्ट करते हैं उसको, देन सेलेक्ट करते हैं कैंडिडेट को, देन ऑफर प्रोवाइड करते हैं। इस तरीके से हम टैलेंट एक्वायर की पोजीशन को फिल करते हैं। ठीक है, देन ज्वाइन होने के बाद जब कोई कैंडिडेट ज्वाइन हो जाता है तो ज्वाइनिंग में ऑन बोर्डिंग में एम्प्लॉय की एनरोलमेंट शामिल रहती है, मैपिंग करना एम्प्लॉय की एंटिटी को, एसेट एलोकेट करना। ठीक है, देन आफ्टर मेंटेन में क्या हो जाता है, अटेंडेंस उसकी मेंटेन करना, लीव मेंटेन करना, पेरोल मेंटेन करना, कंप्लाइंसेज जो भी PFI कंप्लाइंसेज हैं, और अंडर बोनस, ग्रेजुटी, ये सब में इंक्रीमेंट, रिमार्क्स, परफॉर्मेंस, स्किल, ये सब मेंटेन करना। देन आफ्टर दैट ऑडिट में कंप्लाइंसेज, रिव्यू, रिपार्ट, अप्रूवल, MIS अलर्ट, दैन एग्जिट पॉलिसीज़ में एग्जिट, फुल एंड फाइनल सेटलमेंट, रिलीविंग डॉक्यूमेंट, रेगुलेटरी बेनिफिट, इन सब पे डिस्कस करते हैं। ठीक है, मतलब ये सब हमारी एम्प्लॉय लाइफ साइकिल के अंडर सारी एक्टिविटीज़ आ जाएंगी। क्योंकि हम कभी भी एक एम्प्लॉय लाइफ साइकिल में हमारा क्यों ज़रूरी होता है ये सब समझना, क्योंकि हम किसी भी कंपनी में जाएंगे तो ये इन सब में एम्प्लॉय को फॉलो करना ही पड़ेंगी ये सब चीज़ें। ठीक है, अब एम्प्लॉय लाइफ साइकिल का मेन क्या होता है मकसद, इसको क्यों हमें समझना ज़रूरी था, क्योंकि ये सब हमें ओवरव्यू अगर हम नहीं देखेंगे, जैसे कंपनी में कोई बंदा एंटर किया तो सबसे पहली चुनौती हमारी क्या 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 रहती है कि जब एज ए एच आर आप काम कर रहे हैं तो रिक्रूटमेंट में आपको ज़रूरी है कि कोई बंदा आप शॉर्ट लिस्ट करोगे तो उसके बाद जो पॉलिसीज़ हैं कि उसको ज्वाइनिंग कराना, उसकी ऑनबोर्डिंग कराना, उसको मेंटेन कैसे करना, उसकी अटेंडेंस वगैरह, पेरोल प्रोसेसिंग कैसे करना, उसकी ऑडिट वगैरह कैसे देखना, ट्रेनिंग कैसे देखना, एग्जिट कैसे कराना जब कोई रिजाइन करके। ठीक है, तो ये सब जानना ज़रूरी था। तो ये सिर्फ ओवरव्यू या एम्प्लॉय लाइफ साइकिल का आप समझ सकते हो कि ये जनरली एम्प्लॉय लाइफ साइकिल का ओवरव्यू समझने के लिए। ठीक है, जिसका मेन मोटिव क्या था, यह समझना था कि HR में एम्प्लॉय के कंपनी में स्टार्ट लेते ही रिक्रूटमेंट क्यों ज़रूरी होती है, जिसको हम टैलेंट एक्वायर में देख चुके हैं। ठीक है, अब हम थोड़ा डीपली में समझेंगे रिक्रूटमेंट क्यों होती है, क्यों ज़रूरी होती है और रिक्रूटमेंट होता क्या है। ठीक है, तो व्हाट इज़ रिक्रूटमेंट हम जान लेते हैं। तो रिक्रूटमेंट इज़ अ प्रोसेस of filling job vacancies with people. It refers to the overall process of attracting, shortlisting, selecting and appointing suitable candidates for the job within an organization. रिक्रूटमेंट एक ऐसी प्रोसेस होती है जहां हम बेस्ट कैंडिडेट या एम्प्लॉय के थ्रू वैकेंट जॉब को फिल करते हैं। जिस सारी प्रोसेस के कैंडिडेट को जॉब डिस्क्रिप्शन और अट्रैक्टिव सैलरी के अकॉर्डिंग अट्रैक्ट करना या अच्छे से अच्छे कैंडिडेट को शॉर्ट लिस्ट करना, ओके, देन सेलेक्ट करना, देन उसको अपॉइंट कराना, ये सब मिलकर मतलब उसको सूटेबल कैंडिडेट को हमें जॉब के लिए अपॉइंट करना शामिल रहता है। ठीक है, ये सब हमारे अंडर आ जाता है रिक्रूटमेंट के अंदर। ठीक, तो अब जनरली हम देख लेते हैं रिक्रूटमेंट और सिलेक्शन में क्या डिफरेंस रहता है, सिलेक्शन क्या होता है, रिक्रूटमेंट क्या होता है। तो रिक्रूटमेंट एक ऐसी इंटायर प्रोसेस है। ठीक है, रिक्रूटमेंट इज एंटायर प्रोसेस। रिक्रूटमेंट एक ऐसी प्रोसेस है स्टार्टिंग फ्रॉम मैन पावर प्लानिंग टिल इंडक्शन। तो रिक्रूटमेंट एक ऐसी प्रोसेस है जहाँ पर मैन पावर प्लानिंग से स्टार्ट होकर इंडक्शन शामिल होता है। ठीक है, और सिलेक्शन इज़ ए पार्ट ऑफ रिक्रूटमेंट, जबकि सिलेक्शन क्या है, रिक्रूटमेंट का ये खुद का पार्ट है। ठीक है, रिक्रूटमेंट इज़ ए पॉजिटिव प्रोसेस
सिलेक्शन इज़ ए नेगेटिव प्रोसेस। वाई रिक्रूटमेंट इज़ ए पॉजिटिव प्रोसेस? तो रिक्रूटमेंट एक पॉजिटिव प्रोसेस इसलिए रहती है जिसमें पॉजिटिवली कैंडिडेट को विद इन ए टाइम फ्रेम हमें रिक्रूट करके कंपनी की डिमांड के अकॉर्डिंग फुलफिल करना है और देना ही पड़ता है कि भैया हमें 15 दिन में हमें ये डेवलपर चाहिए, हमें ये बंदा चाहिए ही चाहिए, ठीक है। देन आफ्टर दैट सिलेक्शन क्या होता है? सिलेक्शन एक नेगेटिव प्रोसेस होती है जिसमें हमें सेलेक्ट करना है तो ठीक, नहीं तो हम दूसरी सेलेक्ट तो करेंगे ही, बट क्या है नेगेटिव प्रोसेस इसलिए रहती है क्योंकि सिलेक्शन हुआ ठीक है, डजेंट मैटर, हम दूसरा कैंडिडेट सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। तो सिलेक्शन को इसीलिए भी थोड़ा नेगेटिव प्रोसेस कहा गया। देन आफ्टर बात कर लेते हैं मैन पावर प्लानिंग। अब मैन पावर प्लानिंग तो हमने समझ लिया कि मैन पावर प्लानिंग होता क्या है। जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस में मैन पावर प्लानिंग स्टार्ट से लेके इंडक्शन तक काम होता है, बट मैन पावर प्लानिंग होती क्या है, ठीक है, वो समझेंगे हम। तो मेन पावर प्लानिंग क्या होती है? मेन पावर प्लानिंग द प्रोसेस ऑफ एस्टिमेटिंग और प्रोजेक्टिंग द नंबर ऑफ पर्सनल्स रिक्वायर्ड फॉर ए प्रोजेक्ट विद डिफरेंट स्किल सेट ओवर ए प्री डिफाइंड पीरियड ऑफ टाइम। ओके, तो मैन पावर प्लानिंग क्या होता है? एक ऐसी प्रोसेस रहती है जहां हम किसी प्रोजेक्ट के अकॉर्डिंग कितने कैंडिडेट्स की ज़रूरत रहेगी, जिस बजट में हमारे अकॉर्डिंग कैंडिडेट्स की स्किल सेट फुलफिल करें, या जिससे हम प्री डिफाइंड पीरियड ऑफ टाइम में उसकी योजना बना सकें और उसका मूल्यांकन कर सकें, मतलब एस्टीमेट बना लिया और उसका मूल्यांकन कर सकें कि कितना प्रोवाइड करना है हमें सैलरी, ठीक है। तो सिंपल लैंग्वेज में मैं बोलूँ मैन पावर प्लानिंग आपको समझाने के लिए, तो सिंपल लैंग्वेज में क्या होता है? एक छोटी सी कोचिंग है आपकी, मान लीजिए छोटी सी कोचिंग की ब्रांच ओपन करनी है आपको, और उसके लिए हमें बजट बनाना है, मैन पावर बजट होना चाहिए, उसके बजट के अकॉर्डिंग हमें कैंडिडेट को जॉब देने के लिए एस्टीमेट निकालना है उसका, ठीक है, जहाँ हम हर टाइप का बंदा उस स्किल सेट में मिल जाए। तो हमें हमारी रिक्रूटमेंट के हिसाब से चाहिए जो भी बंदा हमें मिल जाए, ठीक है। तो मेन पावर प्लानिंग का मतलब यही होता है कुल मिला के। तो जो भी बड़ी बड़ी कंपनीज़ होती हैं वो पहले मैन पावर प्लानिंग का मकसद यही होता है कि जो रिक्रूटमेंट से पहले प्रोसेस में जब हम मैन पावर प्लानिंग ही नहीं करेंगे तो रिक्रूटमेंट कैसे कर पाएंगे। जैसे हमें बंदा चाहिए 5 और हमें उसी कॉस्ट में चाहिए जितना हमारे पास बजट है, और हमें वो स्किल सेट भी मिल जाए कि हमें एक डेवलपर भी चाहिए, एक HR भी चाहिए और 3 हमें सेल्स के बंदे भी चाहिए, तो उस सैलरी में हमने उनको उठा लिया और हम उनसे काम भी करा रहे हैं, तभी हमारा मेन पावर के अकॉर्डिंग बजट नहीं बिगड़ेगा और हम आराम से काम कर पाएंगे, ठीक है। तो समझ में आया होगा इस मेन पावर प्लानिंग आपको क्यों ज़रूरी है रिक्रूटमेंट, और इसका ऑब्जेक्टिव क्या होता है? टू इंश्योर ऑप्टिमम यूज़ ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज करेंटली एम्प्लॉयड। इसका मेन ऑब्जेक्टिव यही रहता है कि हम HR की हेल्प से बेस्ट मैन पावर प्लान कर सकें, ठीक है। यही मेन मकसद होता है इसका मेन पावर प्लानिंग का। अब आगे बात करते हैं एक कंपनी रिक्रूटमेंट। जो एक कंपनी की रिक्रूटमेंट होती है उसकी हायरार्की में कंपनी के स्टार्ट होने से लेके HR का हायर होना या करना, देन HR के थ्रू उसका डिपार्टमेंट डिसाइड करना, देन एम्प्लॉय के डिपार्टमेंट डिसाइड करना, ठीक है, उनको हायर करना, देन उनकी स्किल के अकॉर्डिंग उनकी डिज़ाइन हायरार्की डिज़ाइन करना, ठीक है। ये सब एक कंपनी के स्टार्ट होते ही आपको HR पर्सन को करना पड़ता है। मतलब कुल मिला के HR हायर होगा तभी तो वो एम्प्लॉय को हायर करेगा, ठीक है। उनके डिपार्टमेंट बनाएगा, डिपार्टमेंट बनाने के बाद उनको एम्प्लॉय में कितने एम्प्लॉय लग रहे हैं उनके अकॉर्डिंग हायरिंग करेगा, उनकी स्किल सेट के अकॉर्डिंग हायर करेगा। तो ये सब डिज़ाइन हायरार्की में आएगा जो कि एक कंपनी के अकॉर्डिंग बहुत ज़रूरी है, ठीक है। देन हम बात करते हैं जॉब डिस्क्रिप्शन क्या होता है। जॉब डिस्क्रिप्शन इन द सेंस जिसको हम मतलब JD भी बोलते हैं। JD हमने सुना होगा, जब हम जॉब ऑफ़र होता है, कोई HR हमें जॉब ऑफ़र करता है, ठीक है, या फिर हम जब कल के दिन एज ए रिक्रूटर काम करेंगे किसी भी कंपनी में, तो JD हमें क्यों ज़रूरी है, ठीक है। तो जॉब डिस्क्रिप्शन इसलिए ज़रूरी होता है कि मैनेजमेंट क्या करता है? मैनेजमेंट करता है एक्सपेक्टेशन शेयरिंग रिगार्डिंग मैन पावर। अब मैनेजमेंट मैन पावर के रिगार्डिंग उसकी एक्सपेक्टेशन HR से शेयर कर देगा, ठीक है। HR क्या करेगा? गाइडलाइंस टू बी द राइट हायरिंग। HR राइट हायरिंग के अकॉर्डिंग गाइडलाइंस रेडी कर देगा। अब रेडी कर दी, देन कैंडिडेट क्या करेगा? सेल्फ असेसमेंट फॉर द राइट प्रोफाइल, ठीक है। अब कैंडिडेट क्या करेगा? कैंडिडेट राइट प्रोफाइल के अकॉर्डिंग खुद को असिस्ट करेगा या उसके अकॉर्डिंग सुटेड समझेगा, है ना, उसे हम जॉब डिस्क्रिप्शन कहते हैं, ठीक है। ये आपको समझ में आया होगा। अब देन JD में इंक्लूड क्या रहेगा? JD में इंक्लूड रहेगा अपना कंपनी का नेम, ठीक है, डेजिग्नेशन, कंपनी का डोमेन डिपार्टमेंट, उसकी इंडस्ट्री कौन सी इंडस्ट्री है, लोकेशन कहाँ पे जॉब रोल है, एक्सपीरियंस कितना है चाहिए हमें उस बंदे से, रिम्यूनरेशन उसकी सैलरी वगैरह कितना आप उसको भत्ता दे रहे हो, क्या दे रहे हो, बेनिफिट्स क्या दे रहे हो, की स्किल्स उसके क्या ज़रूरी है, कितना मतलब उसको आना चाहिए। जैसे .NET का बंदा है तो उसको क्या MVC पे C# पे काम आना चाहिए, क्या आना चाहिए। HR में बंदा है तो उसको कंप्लाइंस आना चाहिए, पेरोल आना चाहिए।
ऐसे डिसाइड करते हैं हम ये सब जेडी सही। हम जैसे एज्यूम कर लेंगे कि ये बंदा हमारे लिए सही है, उसकी प्रोफाइल में हम देखेंगे कि ये की स्किल्स मैच कर रहे हैं, देन हम वो प्रोफाइल शॉर्टलिस्ट कर लेते हैं। लैंग्वेज उसको कौन कौन सी आती हैं, इंग्लिश आती है, हिंदी आती है, कौन कौन सी आती हैं। देन जॉब रोल उसका क्या रहेगा, ठीक है, सीनियर एग्जीक्यूटिव, एग्जीक्यूटिव, कंसल्टेंट, मैनेजर पोस्ट है क्या है। दैन रिपोर्टिंग किसको करना है, किसके द्वारा रिपोर्टिंग करना है, एज उसकी क्या है, एज क्राइटेरिया हमारा क्या रहेगा, जेंडर प्रेफरेंस क्या होनी चाहिए, अगर फीमेल कैंडिडेट चाहिए तो फीमेल ही चाहिए, मेल है तो मेल चाहिए, अगर बोथ चाहिए तो बोथ चाहिए, तो उसमें प्रेफरेंस देनी पड़ेगी। दैन एजुकेशनल क्वालिफिकेशन उसने क्या कर रखा होगा, भैया MBA प्रेफर करना है, इंजीनियरिंग प्रेफर करना है, या फिर हमें MS चाहिए, क्या बंदे को क्या सुटेबल कैंडिडेट की एजुकेशन क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग हमें उस बंदे से चाहिए, ठीक है। स्पेशल नोट्स अगर कोई लिखना है तो वो हमें क्या चाहिए उसमें, तो ये सब JD के अंदर आता है। अब हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ रिक्रूटमेंट की। ठीक, रिक्रूटमेंट के अंदर क्या क्या किस किस टाइप से हम रिक्रूटमेंट कर सकते हैं, कौन कौन से टाइप से हम रिक्रूटमेंट कर सकते हैं। तो टाइप्स ऑफ रिक्रूटमेंट का पार्ट हम सेकंड पार्ट में बात करेंगे, है ना। अभी हमें जो भी अगर आपको डाउट लगे कि रिक्रूटमेंट में हमें और अभी जो भी लेक्चर दिया है उसमें समझ में कुछ आया है नहीं आया है, क्या क्या और डाउट होंगे आपके, तो कमेंट में सेक्शन में मेरे को पूछ लीजिए, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।